morning. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, all of you. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, beta. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. Okay, students. Let us proceed. है ना? पढ़ा जाए. किसी को डाउट है कल तक जो भी पढ़े हो तुम लोग? Is there any doubt? Do you want to ask anything? What we were studying, students? What was our topic? How to create more employment. How to create more employment? Yes. हम ज्यादा रोजगार के अवसर कैसे उपलब्ध करा सकते हैं? कुछ तुम लोगों ने भी सोचा क्या? Have you considered about this? देखे, सोचे, समझे अपने आसपास के परिवेश को और लगा कुछ अंदाज कि हम लोग कैसे रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं? हम आसपास इस समय जा ही नहीं रहे हैं। तो अभी नहीं जा रहे हो ना? 5 महीने पूरी दुनिया बदल गई होगी क्या? ठीक है, सोचो तुम्हारे लिए ही ये सब टॉपिक दिया गया है कि आने वाले भविष्य में हमारे जो भावी कर्णधार हैं वो इतने अच्छे से इकोनॉमिक पॉलिसीज को चलाएं कि कोई भी बेरोजगार ना रहे और वो रोजगार तलाशने के लिए न भटके, वो रोजगार देने वाले बन जाए। कितनी अच्छी बात है। यहाँ वहां नौकरी के लिए भटकने से बेहतर है कि हम दूसरों को नौकरी दें। ऐसा यदि होता है तो इससे बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और हर कोई फायदे में रहेगा। तो हमारा जो कार्यक्रम है, हमारा जो पाठ्यक्रम है, वो सब उसी तरीके से सेट किया गया था। कुछ चीजें आज मैम ज्यादा जरूरी है ये सब। हाँ, अभी हम लोग पढ़ते हैं और उसके बाद इसके ऊपर फिर चर्चा भी करेंगे। सरकारें आती हैं, अपनी पॉलिसीज बनाती हैं और फिर कभी कभी वो सारी पॉलिसीज बहुत कारगर भी हो जाती हैं, कभी कभी उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी आ जाते हैं। लेकिन सारे जो भी पार्टियां आती हैं, जो भी सरकार में होती है, यानी जो भी एग्जीक्यूट करती है इन सारे पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को, उसका मुख्य मकसद यही होता है कि हाउ टू गिव प्रॉफिट टू आवर सिटीजन्स फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वेलफेयर स्टेट। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए वो वचनबद्ध है, भले उसका कभी कभार गड़बड़ भी आ जाता है। हाँ बेटा बोलो। मैम एक वर्ड का मीनिंग पूछना है। बोलो। इंटरमीडिएट। क्या? इंटीग्रिटी, अखंडता। इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट का मतलब है जिसको हम लोग बीच में यूज करते हैं, जो एक को दूसरे के साथ जोड़ता है, पूरक। जैसे कि यहाँ मान लो प्राइमरी जो है वो तो बेस हो गया और जो आगे हम चले जाएंगे उसको वो सब उसके ब्रांचेस हो जाएंगे, लेकिन जो उसको जोड़ने वाला तथ्य है वो इंटरमीडिएट है। मतलब वो मेडिएट करेगा। किसको? मेडिएशन का मतलब जानते हो? मध्यस्थता। और ये एक चीज को, एक पहलू को दूसरे के साथ संबंध स्थापित करवाएगा। मध्यस्थता, ये बीच में आएगा, पहले को, बेस को एकदम सीनियर के साथ जोड़ने के लिए। जैसे जड़ है, जड़ को ब्रांचेस से जोड़ने के लिए उसके बीच में स्टेम होता है ना। रूट को ब्रांचेस के साथ अटैच करने के लिए कौन सा पार्ट होता है? स्टेम। वैसे ही स्टेम, जैसे अब हम लोग एजुकेशन में भी, तो प्राइमरी जो है वो हमारा बेसिक हो गया, और जो अलग अलग स्ट्रीम्स में जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं कॉलेजेस में या अलग अलग फैकल्टीज लेकर के जो वो पढ़ते हैं, वो तो डिफरेंट ब्रांचेस हो गई आपके एजुकेशन की, लेकिन उनको जो बीच में जोड़ता है वो क्या हो गया? इंटरमीडिएट। बीच वाला सेक्शन जो मेडिएट करता है। इंटर, इंटर मतलब इसको भी दूसरे के साथ, पहले को दूसरे के साथ जो जोड़ने वाला तथ्य है, जो जोड़ने वाली कड़ी है, उसी को हम इंटरमीडिएट कहते हैं।
वैसे ही तुम्हारा जो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है उसमें बताया गया है कि हम लोगों को हमेशा जीडीपी के कैलकुलेशन के लिए फाइनल गुड्स और सर्विसेज को ही जोड़ना है। फाइनल, लास्ट, अंतिम, जिसको हम उपभोग करते हैं। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज क्या है? द गुड्स और सर्विसेज which are consumed by the consumers, consumed by us directly, जिसको हम अंतिम रूप में इस्तेमाल में लाते हैं, जिसको हम यूज करते हैं। और इंटरमीडिएट क्या है? जो प्राइमरी गुड्स को उसके साथ जोड़ करके बनाया है। जैसे कि गेहूं हो गया, ये प्राइमरी हो गया क्योंकि उसको हम लोगों ने खेतों से निकाला था। और बिस्किट जो हो गया वो फाइनल गुड हो गया जिसको कि हमने प्राप्त किया। लेकिन उसके बीच में भी बहुत सारी चीजें लगी हैं बिस्किट बनाने के लिए। गेहूं को हमने आटा में बदला, फिर आटा में हमने चीनी मिलाया, शक्कर, फिर उसमें तेल मिला, फिर उसको बेकरी में डाला, ओवन में उसको बेक किया, फिर क्या सर? पूरी भी लगा। इन सारी चीजें जो है इनको छुटपुट हम नहीं जोड़ करके इसको एक ही बार हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स कह देते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज। तो जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है हमें केवल उसी को काउंट करना है। समझ आया? Yes, ma'am. समझ आ गया ना? मैम हाँ बाबू बोलो। फिशरमैन हाँ प्राइमरी सेक्टर में आता है ना? हाँ बाबू, प्राइमरी सेक्टर में है। मछली पकड़ नेचर से ही मछली पकड़ना है। आवाज लैग हो रही है, नहीं सुनाई दे रहा, क्लियर नहीं है बेटा। मैम क्लियर है मैम, क्लियर है मैम। मैम मैम जो बच्चा कह रहा है कुछ पूछना चाह रहा है उसकी आवाज नहीं सुन रही। हाँ अभी क्लियर है, बोलो। मैम सबको म्यूट कीजिए, आवाज है। सबको म्यूट कर दें हैं? रहने दीजिए। अरे क्या दिक्कत है यार कृष्णा? म्यूट करने दीजिए मैम। रहने दें तो फिर कृष्णा तुम्हें पूछोगे परेशान। कैसे? अभी तो लग रहा है कि रौनक मेरा पूछ रहा है, पहले लगा रविशंकर बोल रहा है, उसके पहले लग रहा है मेरा कृष्णा बोल रहा है। तुम तो बोल रहे हो गया ना? म्यूट किए। थोड़ा सा शांत हो जाओ, अपने आप कर लो। सबको दिक्कत होगी तो फिर हम म्यूट करेंगे ही, क्या करेंगे? आवाजें ना आए कोई ताकि बोल बाकी दीजिए मैम बच्चों म्यूट को करने। दिक्कत ना हो। हाँ कृष्णा को म्यूट। चलो म्यूट कीजिए। हाँ बस हो गया, शांत हो जाओ, सब म्यूट हो जाओ खुद से। चलो हम लोग ने कल को चर्चा किया था कि कुछ रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार को चाहिए कि सिंचाई की व्यवस्था कर दे, जैसे डैम बना दे, वहां से इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होने लगेगी, रेगुलर इरिगेशन होने लगेगा। अच्छा, यदि ट्रांसपोर्टेशन के लिए रोडवेज अच्छे हो जाएंगे तो इससे बहुत सारे लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा। म्यूट ही करना पड़ेगा क्या बेटा? ज्यादा जोर कर रहे हो तुम लोग। हाँ म्यूट ही करना पड़ेगा, हम म्यूट ही कर रहे हैं। रुको, बहुत ज्यादा तुम लोग बात कर रहे हैं। क्वेश्चन सबको आवाज नहीं आ रहा है। हाँ किसका आवाज नहीं आ रहा है? मैम कोई बोल तो नहीं रहा है वैसे। मैम किसी का आवाज नहीं आ रहा है। नहीं मैम आवाज नहीं आ रहा, मैम रहने दीजिए, मैम रहने दीजिए। मैम कृष्णा ढेर बोल रहा है। कृष्णा ही ज्यादा बोल रहा यस मैम। उसका है। मत बोलो बाबू। नेटवर्क खराब है मैम। नेटवर्क खराब है तो छोड़ो ना, तुम लोग यस मैम उसका नेटवर्क खराब है। ठीक है, हट जाएगा वो, छोड़ दो। नहीं मेरा लड़का भले क्या लड़का? राजीव सर के कोचिंग करता था तो कहता था कि अच्छा कहीं भी कोचिंग करता था? यहाँ सोशल क्लास चल रहा है, करते हो तो करते हो, उसको रखो किनारे। वो भी ठीक है, नहीं ठीक है, ये सब मत चर्चा करो। ये सब बात करना है तो म्यूट में होके बात करना, ठीक? पूछा तुमको मैथ समझ में आता है तो? अरे भाई सोशल साइंस का पीरियड है, तुम लोग मैथ्स क्यों पूछ रहे? समझ में आता है कि नहीं? पढ़ाते हैं ना, तुमको समझ में आता है ना, तो सबसे अच्छा भले नंबर जो लाए। हाँ ए भाई ओझा सर भी कहाँ से इसमें ग्रुप में बात कर रहे हैं, सुनाई? हाँ बहुत नहीं पता। ओझा सर है कर मैम। दीजिए। हाँ ओझा सर ही है। रुक जा रुक जा रुक जा। शरीर बनाया हम रिमूव मैम करिए। हम लोग नहीं बोल रहे हैं, ओझा सर बोल रहे हैं। डबल बैटरी ओझा सर भी एसएसटी पढ़ रहे हैं अब। हाँ डबल बैटरी सिंगल पावर आ गया। मैं तो ठीक ओझा सर कृष्णा को रिमूव करवा सकते। ओके स्टूडेंट,
चलिए हम लोग अब पढ़ते हैं। मैम स्टार्ट कीजिए। टाइम ऐसे ही वेस्ट हो जाता है। ठीक है बेटा, चलो अब हम लोग दूसरा टॉपिक देख रहे हैं, उसी में का एक दूसरा पैराग्राफ है, अनदर वे। कौन सा वे है? दूसरा रास्ता। अनदर वे बाय विच we can tackle this problem is to identify, promote and locate industries and services in semi-rural areas where a large number of people may be employed. For instance, suppose many farmers decide करना पड़ेगा मैम कर दीजिए म्यूट। हाँ, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारा काम ड्रिलिंग मशीन की आवाज आ रही है। यदि यहाँ बैकग्राउंड साउंड आ रहा है, बैकग्राउंड साउंड। यस मैम। यहाँ बहुत सारा साउंड आ रहा है। हो जा सर, आवाज आ रही हो मैम। हाँ मैम पूछना होगा तो हम करेंगे ना, तुम लोगों को अनम्यूट कर देंगे, फिर पूछ लेना। ठीक, विशाल सामर्थ और आयुष कुमार राय, तुम लोग अपने आप को म्यूट कर लो। ठीक, विशाल सामर्थ और आयुष म्यूट नहीं हो पाए हो, तुम लोग म्यूट करो अपने आप को। चलिए, another way by which we can tackle this problem is to identify, promote and locate industries and services in semi-rural areas where a large number of people may be employed. For instance, suppose many farmers decide to grow arhar and chickpea. Chickpea मतलब काबुली चना पल्स क्रॉप, यानी कि दोनों अरहर हुआ या चिकपी हुआ, ये दोनों क्या है? दलहन है, पल्स क्रॉप है। सेटिंग अप ए दाल मिल। अब देखो, जैसे वहां पे हम लोग फ्लोर मिल की बात कर रहे थे, आटा चक्की की बात कर रहे थे, वैसे यहाँ पे दाल के लिए भी यदि हम मिल यहाँ पे स्टैब्लिश कर देंगे गांव में, ऐसा सेमी रूरल एरिया में, तो वहां पे दाल लोग उसको क्या करेंगे? दाल बनवाने के लिए आएंगे, तो वहां भी कुछ लोग एम्प्लॉयड हो जाएंगे। Opening a cold storage could give an opportunity for farmers to store their products like potatoes and onions and sell them when the price is good. और कोल्ड स्टोरेज को भी हम लोग स्थापित करके क्या कर सकते हैं? आलू को, प्याज को उसमें स्टोर करके रख सकते हैं, और जब उसकी अच्छी मूल्य आ जाए तो उसको हम बेच के मुनाफा कमा सकते हैं। In villages near forest areas, we can start honey collection centers where farmers can come and sell wild honey. जहां पर जंगल है नजदीक में, हमारे देवस्थली में भी बहुत सारे शहद की मक्खियों का छत्ता रहता है, तुम लोग देखे ही हो। और अभी सारी मधुमक्खियां उड़ गई हैं, सारे छत्ते एकदम वीरान हो गए हैं, बच्चे नहीं है तो मधुमक्खियां भी नहीं है, खाली हो गया है। तो यहाँ दिया जा रहा है कि जहाँ जंगल है, जहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे फल फूल दिखाई देते हैं, वहीं ज्यादा मधुमक्खियां भी रहती हैं, तो वहां पे शहद का भी बिजनेस किया जा सकता है, तो हनी कलेक्शन का भी काम किया जा सकता है वैसे गांव में जो जंगल के नजदीक है। It is also possible to set up industries that process vegetables and agricultural produce like potato, sweet potato, rice, wheat, tomato, fruits, which can be sold in outside markets. This will provide employment in industries located in semi-rural areas and not necessarily in large urban centers. कहा जा रहा है कि छोटे छोटे इंडस्ट्रीज भी हम लोग सेटअप करके सेमी रूरल एरियाज में, सेमी रूरल मतलब जो शहर, बड़े बड़े शहर नहीं है, जरूरी नहीं कि बड़े बड़े शहरों में जब इंडस्ट्रीज लगेगी तभी लोगों को रोजगार मिलेगा। छोटे छोटे इलाके जहाँ कस्बे हैं, छोटे छोटे जो कस्बे ही उसको कहेंगे, जैसे चट्टी है, चौराहा है, गांव के नजदीक जहाँ पे थोड़ा सा डेवलप हो गया है जो एरिया, वहां पे भी हम छोटा मोटा ऐसे व्यवसाय को करके लोगों का रोजगार बढ़ा सकते। वी कैन क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट इन सच टाइप ऑफ एरियाज ऑल्सो। What groups of people do you think are unemployed or underemployed in your area? तुम्हारे क्षेत्र में जहां तुम रहते हो, वहां किस तरह के लोग ज्यादातर या तो अनएम्प्लॉयड हैं, बेरोजगार हैं, या तो अंडर एम्प्लॉयड है? कैन यू थिंक ऑफ सम मेजर्स दैट कुड बी टेकन अप फॉर देम? क्या उनके लिए तुम ऐसा कोई कदम बता सकते हो जिसके द्वारा इनकी बेरोजगारी को दूर किया जाए या इनके लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाए? अब फिर अगला टॉपिक यहाँ आया है, इसमें आप देखेंगे ये आपको सोचना है और उस पर आंसर लिखना है। ये सब इंटेक्स्ट क्वेश्चंस हैं जिसको आपके होमवर्क में अपने तरफ से करना है। ओके,
Do you know that in India about 60% of population belongs to the age group of 5 to 29 years? इसको भी अंडरलाइन कर लो, कितने परसेंट हैं लोग? 5 से 29 साल के लोगों की आबादी हमारे देश में लगभग 60% है. Out of this, only about 52% are attending educational institutions. और इसमें से केवल 52% ही बच्चे ऐसे हैं जो किसी न किसी शैक्षणिक संस्थान में जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं पढ़ाई कर रहे हैं. The rest are not. They may be at home or many of them may be working as child laborers. और उसमें से बहुत सारे नहीं हैं. 52% तो हैं 29 ईयर्स तक, यानी PhD जब तक करना, रिसर्च करना, तब तक को यहाँ इंक्लूड कर लिया गया. हायर एजुकेशन के लिए, हायर स्टडीज के लिए जब तक बच्चे जाते हैं तब तक को इंक्लूड कर लिया गया है. तो भी दिया गया है कि 52% है. और जब हम लोग देखते हैं तो उन लोगों की उतनी अटेंडेंस नहीं होती, यानी कि उसमें से आधे बच्चे कहीं ना कहीं काम करने के लिए चले गए हैं या पढ़ाई को रोक दिए हैं. If these children are to attend schools, we will require more buildings, more teachers and other staffs. यदि ये सारे बच्चे स्कूल जाते तो हमें स्कूल के लिए भी स्टाफ्स की अधिक आवश्यकता पड़ती, ज्यादा टीचर्स होते तब तो इतने सारे बच्चों को पढ़ाते. साथ ही साथ उनको बैठने के लिए क्लासरूम्स भी उतने चाहिए थे, तो बिल्डिंग्स भी चाहिए थी, फिर उतने सारे लोग भी चाहिए, प्यून चाहिए, तुम्हारे दूसरे जो यहाँ पे वर्क करने वाले जैसे स्वीपर्स हैं, सफाई कर्मी वगैरह, ये सब भी चाहिए. तो बहुत सारे लोगों की आवश्यकता पड़ेगी जिससे कि लोगों के रोजगार भी बढ़ जाएंगे. A study conducted by the Erstwhile Planning Commission, now known as नीति आयोग. पहले नीति आयोग का पुराना नाम प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग था. और ये कब बदला है यहाँ लिख दिया है तुम लोगों को. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 वर्ड में भी ये पूछा जा सकता है, 1 सेंटेंस में भी, और कंपटीशन बेस्ड भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नीति आयोग, इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. और इसे मोदी जी ने चेंज किया था 2014 में, जब बीजेपी की सरकार बनी थी. उसके बाद प्लानिंग कमीशन को हटा करके उसका नाम नीति आयोग रख दिया गया था और इसको एग्जीक्यूट कर दिया गया था, लागू कर दिया गया था 1 जनवरी 2015 से. तो वही चीज यहाँ पे दी गई है कि नीति आयोग जो है यही नीतियां बनाती हैं, पॉलिसीज बनाती हैं हमारे कंट्री को डेवलप के लिए. जैसे पहले योजना आयोग होता था तो 5 वर्षीय योजनाएं बनती थी, ज्यादातर 5 ईयर प्लान. तो 5 ईयर में कौन कौन से टारगेट हमें अचीव कर लेने हैं ये सारा उसमें तय रहता था. किसी साल प्राइमरी सेक्टर पर बल दिया जाता था, किसी साल सेकेंडरी पर, किसी साल टर्सरी पर. तो इसी तरीके से अभी भी योजना बनाने वाली जो संस्था है उसका नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया है, जिसके अध्यक्ष हमेशा प्राइम मिनिस्टर होते हैं. जो भी योजना आयोग का अध्यक्ष होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है और उसका उपाध्यक्ष का चुनाव होता है माने 5 साल के बाद, और उसके बाद वो बदलते रहते हैं. लेकिन जो भी प्राइम मिनिस्टर होता है वो अपने आप से उसका अध्यक्ष हो जाता है. इसीलिए यदि क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि हु इज द चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग ऑफ इंडिया, तो आपको आंसर वहां लिखना है. जो भी पीएम होंगे, सिंपल है. तो इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं, कुछ कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. लेकिन ये आपको जानना है, हमेशा क्लियर रहना चाहिए कि कभी भी कोई भी प्लानिंग कमीशन है जो पुराने नाम से जाना जाता था और आज का जो नीति आयोग है, दोनों सेम ही हैं. और उसके जो अध्यक्ष होते हैं, चेयरपर्सन जो होते हैं, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं. अब आगे देखो, हाँ ये बताया जा रहा है कि स्टडी कंडक्टेड बाय द ईस्टवाइल प्लानिंग कमीशन नोन एज नीति आयोग estimate that nearly 20 lakh jobs can be created in the education sector alone. Similarly, if we are to improve the health situation, यदि स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया जाए, प्राथमिक चिकित्सा की यदि व्यवस्था की जाए, तो उतने सारे हम लोगों को प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स बनाने पड़ेंगे. तो फिर उसके लिए भी उतने सारे स्टाफ चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत बड़ी है हमारे यहाँ. तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन पर जितने डॉक्टर्स होने चाहिए, जितने तुम्हारे मेडिकल स्टाफ्स होने चाहिए, उतने हैं नहीं. तो यदि उनको प्रॉपर हमें ट्रीटमेंट देना है, अच्छी हमें फैसिलिटीज देनी है हेल्थ से रिलेटेड, तो उतने सारे एम्प्लॉयमेंट हमें करने होंगे और उतने सारे लोग एम्प्लॉयड हो जाएंगे यदि सही तरीके से काम चलता रहा तो. These are some ways to which jobs
would be created and we would also be able to address the important aspects of development talked about in chapter. कहा जा रहा है कि जब ये सारी तरीके हैं जिसके द्वारा हमारे जॉब्स क्रिएट किए जा सकते हैं और हम लोगों को अवसर मिल सकता है विकास करने का, विकास डेवलपमेंट अबाउट विच वी हैव टॉक्ड इन लेसन 1. हमारा पहला ही लेसन था डेवलपमेंट. डेवलपमेंट का मतलब क्या है? टू बिकम बेटर देन बिफोर, पहले से बेहतर स्थिति में पहुंच जाना. और कोई भी आदमी कैसे विकास करेगा? जब उसकी आमदनी बढ़ जाएगी. तो आमदनी बढ़ाने के क्या तरीके हैं, कौन से साधन हैं, वो कौन से अवसर हैं जिससे हम लोगों को रोजगार दे करके और उसकी आमदनी बढ़ाएंगे और उन्हें विकसित करने के लिए प्रेरित करेंगे, विकसित बनने के लिए प्रेरित करेंगे, उनका विकास होगा. तो ये सब कुछ तरीकों को दिया गया है रूरल एरियाज में, सेमी रूरल एरियाज में और अर्बन एरियाज में भी. हम कई तरह के जो टेक्निक्स हैं उसको लगा करके, कई तरीके के उपायों को लगा करके एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज कर सकते हैं. Every state or region has potential for increasing the income and employment for people in that area. It would be tourism or regional craft industry or new services like IT. Some of these would require proper planning and support from the government. For example, the same study by the Planning Commission says that if tourism as a sector is improved every year, we can give additional employment to more than 35 lakh people. कहा जा रहा है कि यदि पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जाए, पर्यटन में हमें क्या खर्च करना है? कुछ नहीं, जो जगह है उसको केवल मेंटेन रखना है, साफ सुथरा रखना है, केवल क्लीनिंगनेस पे हमें ध्यान देनी है, उस जगह को थोड़ा सा डेवलप कर देना है, ट्रांसपोर्ट अच्छी हो जाएगी, कम्युनिकेशन अच्छी हो जाएगी. तो कोई भी व्यक्ति आएगा वहां घूमने तो कहीं ना कहीं स्टे करेगा, होटल्स की डिमांड बढ़ जाएगी, खाएगा पिएगा, यहाँ से वहाँ ऑटो रिक्शा लेगा या टैक्सी लेगा, बुक करेगा, आएगा जाएगा घूमेगा. तो वहां पे जो लोग भी इन्वॉल्व होंगे उन्हें किसी न किसी रूप में एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, हमारा ही इनकम बढ़ेगा. जो लोग उस टूरिस्ट प्लेस के इर्द गिर्द होंगे और जिन्हें घूमना है, जो टूर करने के लिए आए, वो टूर किए और फिर चले गए, वो सामान तो हमारा यहीं रह गया, वो जगह भी हमारे ही पास रह गई. तो इस तरीके से ये एक इंडस्ट्री के रूप में भी डेवलप करने का प्लान है हमारी गवर्नमेंट का. तो कहा जा रहा है कि यदि हम टूरिज्म को भी बढ़ावा दें, पर्यटन को भी बढ़ावा दें, तो लगभग 35 लाख लोगों को रोजगार दिया जा सकता है. We must realize that some of the suggestions discussed above would take a long time to implement. ये बात तो है. क्या बात? यदि इन सारे चीजों को इम्प्लीमेंट किया जाए, जैसे इस साल क्या किया गया है, हम लोगों का एजुकेशन पॉलिसी चेंज हुआ है. इस एजुकेशन पॉलिसी को यदि तुम ध्यान से देखोगे तो बहुत सारे स्टेप्स बहुत अच्छे हैं और इसके ऊपर जो सरकार का खर्च करने के लिए जो लागत लगाया गया वो भी काफी अच्छा है, पहले से फार फार बेटर है. पहले इतना इन्वेस्ट ही नहीं किया जाता था. उस कंपेयर में इस बार एजुकेशन पे अच्छा इन्वेस्टमेंट है. तो मान लो ये सारे सिस्टम्स आते हैं. अब मान लो बच्चों का एडमिशन जब क्लास 3 से होने लगेगा. पहले क्या था, बच्चों को 1 क्लास से लेकर के क्लास 12 तक 10+2 का एजुकेशन सिस्टम था. तो गवर्नमेंट इतने सारे लोगों के लिए रेस्पॉन्सिबल थी, यानी कि 10+2 का वो व्यवस्था करती थी. अब क्या हो गया है, पहले ही 5, उसके बाद 3, फिर 3 और उसके बाद 4. तो 3+4 उधर 7 और 5+3 इधर 8. 15 साल तक सरकार की जिम्मेदारी हो जाएगी अपने इन भावी नागरिकों को संभालने की, देखने की, इनके लिए शिक्षा उपलब्ध कराने की. तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें हायर एजुकेशन पर वो अपना कंट्रोल रखेगी या हमारे ऊपर शिकंजा रखेगी. नहीं, जूनियर में पहले बच्चों का एडमिशन क्लास 1 में लगभग 6 ईयर्स में कराया जाता था. अभी 3 साल से ही एडमिशन का प्रावधान हो गया है. 3 साल के बच्चे काफी छोटे रहते हैं. 2 साल में तो बहुत सारे बच्चे जो हैं शुरुआत में बोलने लगते हैं, कुछ लेट से चलते हैं, कुछ लेट से बोलते हैं. उनका टंग ही क्लियर होते होते 2 साल 2.5 साल हो जाता है, तब तक 3 साल से वो स्कूल जाने लगेंगे. तो 3 साल में ही उनका जब एडमिशन करवाया जाएगा तो वैसे एम्प्लॉयज को भी तो रखना होगा.
जो उनका देखभाल कर सके, केयर टेकर्स को रखना होगा, उनके लिए टीचर्स को रखना होगा, वैसे ट्रेंड वैसे लोगों को रखना होगा जो उनको उस तरीके से हैंडल करे। बच्चा स्कूल को ही समझे कि वो मेरा प्ले ग्राउंड है, खेलने के लिए वो आए। और ये शुरू के जो 5 वर्ष हैं, जिसको नर्सरी हम कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी के भी पहले का है, उसको फाउंडेशन स्टेज का कहते हैं, फाउंडेशन एजुकेशन, नींव रखने के लिए। तो वो प्री फाउंडेशन वाला टाइम हो जाएगा। तो उसमें क्या होगा कि जैसे नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, ये 3 क्लास जो हो गया वो, प्लस 1 और 2, ये 5 क्लास को एकदम स्टार्टिंग का रखा गया है 5, अब प्लस 3 में रखा गया है 3, 4, 5। तो जो स्टार्टिंग का बेस के लिए इन लोगों को 3 साल की उम्र के बच्चों को रखा गया, उसमें नेचुरली लोगों की एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। और जैसे जैसे ज्यादा स्कूल खुलेंगे, लोगों की रोजगार भी बढ़ेगी। तो कहा जा रहा है ये सब व्यवस्था तो ठीक है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत आसान नहीं है, तुरंत नहीं लागू हो जाएगा। इसको इम्प्लीमेंट होते होते 22, 23, 24 भी आ सकता है। अभी तो कोरोना काल चल रहा है तो ऐसे ही डिले होगा, लेकिन ये तुरंत प्रभावी हो करके और उसका इम्पैक्ट तुरंत नहीं दिखाएगा, इसमें टाइम लगेगा। तो फिर जब टाइम लगेगा तो इतने सारे जो लोग बेरोजगार हैं उनका क्या होगा? उनके लिए भी सरकार को कुछ करना होगा। तो सरकार ऐसे लोगों के लिए समय समय पर कुछ पॉलिसीज लाती रहती है जिससे कि उन्हें रोजगार दे। यू हैव स्टडीड दिस टॉपिक इन क्लास 9th ऑल्सो। बहुत सारे तुम लोगों ने टॉपिक्स को पढ़ा था उसमें, उसी में से एक मनरेगा भी था। नरेगा 2005, उसको बाद में महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट के रूप में कह दिया गया था। तो ये मनरेगा हो गया। मनरेगा, गाते गाते काम करते रहो, मन को गाने के लिए कहो और मनरेगा और गाओ और काम करो। यानी कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कि बेरोजगार है और सरकार उसको रोजगार देने में सफल नहीं होती, विफल हो जाती है, तो उनको उसके बदले अलाउंसेस भी देने पड़ेंगे, भत्ते भी देने पड़ेंगे, बेरोजगारी भत्ता जिसको कहा जाता है। तो एटलीस्ट वैसे लोगों को जो रूरल एरियाज में है, ये रूरल एरियाज के लिए है, वैसे लोगों को कम से कम 100 दिन का काम तो उन्हें देना है। और यदि 100 दिन का काम वो उपलब्ध नहीं करा पाती है तो उसको उसके बदले बेरोजगारी भत्ता देना पड़ता है। चलिए हम लोग अब उसके बारे में चर्चा करें कि यदि ऐसे ऐसे पॉलिसीज को इम्प्लीमेंटेशन करने में लेट होता है तो तत्काल प्रभाव से लोगों को रोजगार दिया जा सके, इसके लिए सरकार क्या करती है, वो कैसे स्टेप्स उठाती है। For example, the same study by the Planning Commission says, ये तो हो गया है, we must realize that some of the suggestions discussed above would take a long time to implement. For the short term, we need some quick measures. तुरंत इसका प्रभाव पड़े ऐसे कदम भी हमें उठाने पड़ेंगे। Recognizing this, the central government in India made a law implementing the right to work in about 625 districts of India. करीब 625 जिलों में सरकार ने इसको इम्प्लीमेंट किया, जिसके तहत उसने राइट टू वर्क, ये एक कानून बना करके लोगों को काम देने का भी अपनी जिम्मेदारी को उठाया, अपनी जिम्मेदारी को निभाया। और इसके लिए क्या किया गया, एक पॉलिसी लाई गई, एक एक्ट लाया गया, उसका क्या नाम था, इट इज कॉल्ड महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, मनरेगा 2005. अब what do you mean by मनरेगा? Write about any 5 points related to this act. तो यहाँ पे आप अंडरलाइन कर लेंगे। Under मनरेगा 2005, all those who are able to and are in need of work in rural areas are guaranteed 100 days of employment in a year. एक साल में 100 दिन का रोजगार देने के लिए सरकार वचनबद्ध है इस एक्ट के थ्रू। और बाय द गवर्नमेंट, इसको कौन देगा, सरकार देगी रोजगार।
If the government fails in its duty to provide employment, it will give unemployment allowances to the people. यदि सरकार 100 दिन का रोजगार किसी भी एक बेरोजगार को दे पाने में असमर्थ हो जाती है, तो वो उसको उसके बदले बेरोजगारी भत्ता देगी. The types of work that would in future help to increase the production from land will be given preference under the act. ऐसे काम उससे करवाया जाएगा, लोगों को जब रोजगार दिया जाएगा तो उनसे ऐसा काम करवाया जाएगा जो आने वाले समय में, भविष्य में हमारे भूमि को सुधारे, और जो कृषक हैं, जो खेती करने वाले लोग हैं, उन्हें भविष्य में उससे फायदा मिले, ऐसे काम उनसे करवाया जाता है. अब now our second topic is what? ये भी एक डिवीजन है किसका? सेक्टर्स का. अभी हम लोगों ने सेक्टर्स का डिवीजन देखा था which was based on nature, प्रकृति के ऊपर जो डिपेंड करती थी, उसको हम लोगों ने देखा था प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी. नाउ अनदर डिवीजन ऑफ सेक्टर इज बेस्ड ऑन सिचुएशन, स्थिति के ऊपर है, शर्त के ऊपर है, कंडीशन. कैसे कंडीशंस वहां हैं, यानी कि व्यक्ति अब उन शर्तों को मानने की परिस्थिति में है, तभी वहां मजबूर होकर वो काम कर रहा है. यदि उसको अच्छी सिचुएशन मिली तो वो अच्छे सेक्टर में चला गया, वरना काम की तलाश में बेचारा भटक रहा है तो कहीं ना कहीं तो वो काम करना चाहेगा ही, तो कहीं ना कहीं वो काम में इन्वॉल्व हो जाता है. कैसे? उस सेक्टर की कुछ शर्तों को मानकर. तो ये कैसे हैं सेक्टर? तो इसको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड, संगठित और असंगठित क्षेत्र. We shall discuss about it tomorrow. Let us discuss about the concepts which you have studied today and what are your problems. Let us consider about that. Okay students, चलिए आपको अनम्यूट कर देते हैं. अब आप बताइए किसको क्या दिक्कत है, क्या पूछना है, क्योंकि कुछ बच्चे हमारे कह रहे थे कि मैम यदि हम लोगों को दिक्कत होगी तो हम लोग कैसे पूछेंगे. मैम हाँ बेटा बोलो. मैम राइट टू वर्क ये भी क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, जैसे सरकार वचनबद्ध है, प्रॉमिस कर लिया है ना कि हम किसी भी बेरोजगार को जो रूरल एरिया में है उसको 100 दिन के लिए काम देंगे, रोजगार देंगे, एम्प्लॉयमेंट देंगे. तो 100 दिन का काम का मतलब क्या हुआ? 90 दिन मतलब 3 महीना और 10 दिन, 3.25 महीने का उसको काम देने के लिए वो वचनबद्ध है, और उसको 3.25 महीने का तनख्वाह भी देगी जैसा उसका रेट बनता है. लेकिन यदि किसी आदमी को नहीं रोजगार मिल पाया, रोज जा करके मनरेगा में लाइन लग रहा है कि हमको काम चाहिए काम चाहिए, और दूसरे को मिल जा रहा है और उसको मिल ही नहीं पा रहा है, तब साल भर बीत गया उसको काम नहीं मिला, तब क्या होगा? तो सरकार उसको बेरोजगारी भत्ता देगी. भत्ता मतलब अलाउंसेस. उसको काम नहीं करना है लेकिन उसके बदले उसको दाम मिल जाएगा, क्योंकि ये सरकार का फेल्योर है कि उसको काम नहीं दे पाई. वो तो काम के लिए इच्छुक था ही, वो तो रोजगार के और लिए. मैम अलाउंसेस मतलब क्या होता है? अलाउंसेस मैम भत्ता कहा जाता है. भत्ता मतलब पैसा, एक्स्ट्रा वेज, जिसको जो कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है वो अलाउंसेस ही कहा जाता है. फ्री ऑफ मैम एनीथिंग. मैम नीति आयोग का चेयरपर्सन पीएम है. हाँ, चेयरपर्सन हमेशा अध्यक्ष उसके पीएम ही होते हैं. मैम तो भी पीएम मैम तो उसके वो अध्यक्ष हो जाएंगे. हाँ बेटा. मैम पहले से ही होता है, जब जाके हाँ चेंज नहीं, हुआ है. पहले ही योजना आयोग पहले था प्लानिंग कमीशन, तो उस समय भी तो अब इसका नाम बदल के रखा गया था. हाँ, कांग्रेस प्लानिंग कमीशन का नाम बदल कर रखा प्लानिंग गया. कमीशन था. हाँ, कांग्रेस के टाइम में इसका नाम मैम कमीशन था, योजना आयोग. तो उस समय भी जो भी अध्यक्ष होगा ना वो प्राइम मिनिस्टर ही होता था उस समय भी, और आज भी वही है, केवल नाम बदल दिया गया है, उसको नीति आयोग नाम रख दिया गया, नामकरण कर दिया गया बस. मैम कब चेंज हुआ नीति अरे आयोग? क्या लिखे हैं? नीति आयोग January 1, 2015. नहीं देखी इसको, इसीलिए तो ब्लैक बोर्ड पे समझाए. तो नाम देखा नहीं. मैम राइट टू वर्क मनरेगा में ही आएगा. हाँ, राइट टू वर्क जो है वो सरकार एक लोगों को अधिकार दी
ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये फंडामेंटल राइट के तहत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके दिया गया कि लोगों को रोजगार दिया जाना चाहिए, भी सरकार का कर्तव्य होना चाहिए। सरकार की ड्यूटी है कि वो हम लोगों को काम दे दी, रोजगार नहीं मिल रहा तो हम लोग क्या करें, तो रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए। तो वही रोजगार के अवसर को उपलब्ध करवाने के लिए मेनली ग्रामीण इलाकों में वैसे लोग जिनके घर भी नहीं है, जिनके पास अपनी जमीन भी नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है जिसको वो इन्वेस्ट करके कहीं ना कहीं से कुछ कमाई कर सके, तो वो लोग क्या करेंगे, क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे, कैसे अपना जीवन यापन करेंगे। तो वैसे लोगों के लिए सरकार एक योजना बनाई, एक एक्ट बनाई कानून 2005 में, जिसका नाम दिया गया नरेगा, नेशनल एम्प्लॉयमेंट रूरल गारंटी एक्ट। तो इसमें क्या हुआ कि नरेगा को बाद में इसको चेंज करके मनरेगा कर दिया गया। पहले इसका नाम था रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये गारंटी देती है लोगों को कि जो भी रूरल एरिया में है, जिनको एम्प्लॉयमेंट नहीं है, जिनके पास अपनी जमीन नहीं है, अपने पास रोजगार के कोई साधन नहीं है, उनको सरकार 100 दिन के लिए रोजगार देगी। लेकिन हाँ बोलो मैम, हाँ बोलो मैम ये नीति आयोग लोग है ना, ये कब स्टार्ट हुआ था ये पूछ रहे हैं। अरे क्या लिखे हैं बेटा, नीति आयोग जनवरी 1 जनवरी ओके 2015। हाँ बोलो। नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम थी मैम, नेटवर्क का प्रॉब्लम थी, इसी को मैं देखा। ब्लैक बोर्ड दिखाई दे रहा है? मैम। हाँ, उसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। दिख गया? यस मैम। मोदी जी पीएम बने हैं ना 2014 में। 2014 में जब बीजेपी की सरकार बनी है, तब ये प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज करके उसको नीति आयोग रखा गया। पहले उसका नाम प्लानिंग कमीशन था, योजना आयोग कहा जाता था। ठीक, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो पहले भी प्लानिंग कमीशन के अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर ही होते थे। आज भी नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो प्राइम मिनिस्टर ही हैं। तो जब भी ये क्वेश्चन आता है तो आप हु इज द चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग, तो आपको फट से लिख देना है चेयरमैन ऑफ नीति आयोग इज, जो भी आपके प्राइम मिनिस्टर होंगे उनका नाम लिख देना, चाहे कोई भी हो। जब भी जिसके भी कार्यकाल में ये नीति आयोग का अध्यक्ष पूछा जाएगा तो वो प्राइम मिनिस्टर ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक, और बोलो बेटा, और किसी को कोई डाउट? बोलो, हो गया? मैम मैम नीति आयोग होता क्या है, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर पॉलिसी बनती है सरकार की कि कैसे हम अपने देश को विकास करवाएंगे, डेवलपमेंट कैसे करवाएंगे। जैसे पुराने जो योजना आयोग थी ना, प्लानिंग कमीशन, उसमें भी यही काम होता था। ये कहा ही जा रहा है राष्ट्रीय संस्थान किसके लिए? भारत को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। जो भारत आज की स्थिति में है, इससे बेहतर स्थिति में बनाने के लिए जिस जिस पॉलिसी को हमें लाना है, वहाँ पे सारे लोग, उसमें जितने मेंबर्स होते हैं उसके ऊपर चर्चा करते हैं कि हमें क्या करना है तो हमारी स्थिति आज से बेहतर होगी, और योजना बनाया जाता है। पहले क्या था, पंचवर्षीय योजनाएं लगाई जाती थी, जिसको हम लोग 5 ईयर प्लान कहते थे। उस 5 ईयर प्लान में क्या होता था कि किसी भी क्षेत्र में ये टारगेट रख लिया जाता था कि हमें इतना प्रोडक्शन कर देना है, हमें इतना टारगेट को अचीव कर लेना, और 5 इयर्स के अंदर उस टारगेट को अचीव करने का पूरा प्रयास किया जाता था, जिससे कि हमारा जीडीपी इंक्रीज हो और हमारा कंट्री डेवलप हो। तो इसमें प्लानिंग बनाया जाता है और योजना बनाई जाती है कि हम किन नीतियों के द्वारा अपने देश को आज से बेहतर स्थिति में पहुंचाएंगे। समझ आया? ओके मैम। यस मैम। मैम नीति आयोग में केवल स्टडी को लेके मैटर है? नहीं बाबू, स्टडी को ही लेकर नहीं, उसमें प्राइमरी सेक्टर को लेकर के भी होता है। खेत के लिए हम क्या करेंगे, लोग अपना खेती छोड़ते जा रहे हैं। जब कोई खेती ही नहीं करेगा तो कहाँ से इतने सारे क्रॉप्स आएंगे जो हमारे 125 करोड़ देशवासियों को खिलाएंगे। तो हमको क्या करना है कि उससे प्रोडक्शन बढ़े, हमें क्या करना है कि हमारा मैन्युफैक्चर सेक्टर पहले से बेहतर हो और अच्छा हो, और हम लोग भी ऐसे ऐसे गुड्स को प्रोड्यूस करें जिसका वर्ल्ड लेवल पे डिमांड हो, और हमारे जो भी यहाँ के लोग हैं उनका इनकम बढ़े। हम टर्सरी सेक्टर में क्या करें, कैसे अपने आप को हम बेहतर बनाएं कि सारी दुनिया में हमें एम्प्लॉयमेंट देने के लिए लोग ललायित रहें, हमारे जो भी युवा हैं इनको कहीं भी रोजगार मिलने में कोई दिक्कत ना हो। तो ये सारे सेक्टर्स के लिए ही उसमें बातचीत होती है, उसमें चर्चाएं होती है, डिस्कशंस होते हैं। उसके बाद जो भी निष्कर्ष निकलता है उसके आधार पर सरकार अपने प्लानिंग को तैयार करती है। ठीक है, इसमें केवल एजुकेशन का नहीं है। नीति आयोग और शिक्षा नीति आयोग